इस ई व्याख्यान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस ई व्याख्यान में हम केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण विधियों के अंतर्गत पहले पार्ट में परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में जो इसका सब्सिक्वेंट पार्ट होगा उसमें हम गुणात्मक साख नियंत्रण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, ये इसका मुख्य हेडिंग है। जैसा कि हमने इससे पूर्व के ई व्याख्यानों में जाना था कि व्यापारिक बैंकों का कार्य होता है मुख्य रूप से जनता के पास जो बचत है उस बचत को यदि वो व्यापारिक बैंकों में यानी बैंकों में जमा करना चाहते हैं तो मांग स्वीकार करना यानी वो जमाएं स्वीकार करना, और चाहे वो हाउस होल्ड हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, जो भी ऋण मांगे तो उनको ऋण कोष उपलब्ध कराना, ऋण देना, उधार देना। तो इस तरह से मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करना और मुद्रा को उधार के रूप में लोगों को ऋण देना, ये मुख्य कार्य होते हैं और इसे साख निर्माण के रूप में देखा जाता है। और जितना अधिक वो मांग जमाएं स्वीकार करती है और जितना अधिक ऋण देने की क्षमता रखती है उतना ही साख निर्माण में वृद्धि मानी जाती है। लेकिन साख कंट्रोल कौन करेगा, इसके लिए प्रत्येक देश की जो केंद्रीय बैंक होती है उसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। और हमने केंद्रीय बैंक के अर्थ परिभाषा और कार्यों के अंतर्गत देखा था कि केंद्रीय बैंक के बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं नोट निर्गमन करना, और नोट निर्गमन के साथ ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो सरकार के एजेंट के रूप में या फिर सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, और साथ साथ में वो साख नियंत्रण का जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है वह करता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कितनी होगी या उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसका मेन दायित्व केंद्रीय बैंक के पास होता है। सरकार की बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक कार्य करता है और बैंकों का बैंक भी केंद्रीय बैंक कहलाता है। मुद्रा को छापना, मुद्रा को जारी करना, मुद्रा का मार्केट में प्रचलन करने का कार्य भी, उसको अधिकृत रूप देना, उसको वैधानिक रूप देने का कार्य भी केंद्रीय बैंक का होता है। इसलिए मौद्रिक नीति जो तय की जाती है सरकार के द्वारा वो पूर्णतया केंद्रीय बैंक के सुझावों पर होता है और अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों को कम करने के लिए या उनको नियंत्रित करने के लिए साख नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके लिए कब कितनी आवश्यकता होती है साख की, या साख को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्या साख में वृद्धि की जानी चाहिए, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए या मुद्रा की मात्रा में कमी की जानी चाहिए, यह साख नियंत्रण कहलाता है। और साख नियंत्रण के लिए जो विधियां हैं अनेक तरह की, उनको दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला परिमाणात्मक साख नियंत्रण, दूसरा है गुणात्मक साख नियंत्रण। परिमाणात्मक साख नियंत्रण में यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है वो पूरी तरह से मात्राओं से संबंधित है, संख्याओं से संबंधित है। यानी कि चाहे वो ब्याज दर की मात्रा से संबंधित हो, चाहे वो रिजर्व रेशियोज की मात्राओं से संबंधित हो, या फिर रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट की मात्रा से संबंधित हो, ये मात्राओं से या संख्याओं से संबंधित होते हैं। इसलिए परिमाणात्मक यानी परिमाणों से संबंधित, इसलिए परिमाणात्मक साख नियंत्रण या फिर मात्रात्मक साख नियंत्रण भी कहलाता है, साख नियंत्रण विधियां कहलाती है। और दूसरी वे विधियां हैं जो कि प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप से संख्याओं से संबंधित न होकर परोक्ष रूप से संख्याओं से संबंधित होती है, अर्थात मुद्रा के प्रसार और संकुचन को प्रभावित करती है। अर्थात मुद्रा की या साख की मात्रा को नियंत्रित करने में यह सहयोग के रूप में कार्य करती है, वो गुणात्मक विधियां कहलाती है। गुणात्मक विधियों के बारे में हम विस्तार से अगले ई लेक्चर में पढ़ेंगे। इस व्याख्यान में हम परिमाणात्मक साख नियंत्रण के बारे में जान रहे हैं। तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण की जो मुख्य विधियां हैं उनको 6 भागों में बांटकर लिखा गया है, लिखा जा सकता है। पहली है बैंक दर नीति, दूसरी है खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरी है नकद कोषानुपात परिवर्तन, चौथी है तरल कोषानुपात परिवर्तन, और पांचवी है रेपो रेट, और छठी है रिवर्स रेपो रेट। इनको हम विस्तार से देखें तो यूं कह सकते हैं कि पहली जो विधि है
परिमाणात्मक साख नियंत्रण की, वह है बैंक दर या बैंक रेट। बैंक रेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विधि है साख नियंत्रण की, और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले जब नाम लिया जाता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए, तो वह बैंक दर ही होती है। बैंक दर वह दर होती है, यदि इसकी परिभाषा देखें तो बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक संबद्ध बैंकों के प्रथम श्रेणी विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करता है या स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। अनेक देशों में इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, कटौती दर या फिर बट्टा दर भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ब्याज दर के सिद्धांतों को पढ़ा है, उसमें बट्टा दर और व्यापार चक्रों के सिद्धांतों में बट्टा दर के बारे में और ब्याज दर के बारे में बार बार लिखा जाता है। वो बट्टा दर ये बैंक रेट है। तो इसको कटौती दर भी कह सकते हैं, बट्टा दर भी कह सकते हैं और बैंक दर भी कह सकते हैं। बैंक रेट या डिस्काउंट रेट दो नाम से जानी जाती है। पीटर फ्रासेक कहते हैं कि कटौती दर नीति वह है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक अपने द्वारा चुनी गई अल्पकालीन संपत्ति की पुनर्कटौती की शर्तों तथा परिसंपत्तियों में परिवर्तन करता है अथवा सुरक्षित ऋण देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसको यूं कह सकते हैं कि बैंक दर वह ब्याज दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण सुविधा प्रदान करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यह जो दर है वो अभी 4.65 है। कितनी है बैंक रेट? 4.65 है वर्तमान में, और ये अलग अलग समय में अलग अलग रही है। और बैंक दर जो है सर्वप्रथम 1839 में इंग्लैंड की केंद्रीय बैंक द्वारा इसका प्रयोग किया गया था बैंक दर का। और उसके पीछे जो कारण था उसका ये था कि उस समय जो परिवर्तन हो रहे थे अर्थव्यवस्था में मुद्रा से संबंधित, उनको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने बैंक रेट को तय किया था। 1829 और 1839 के बाद में 1929 और 1931 में भी इसको अपनाया गया था। उसका कारण था 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। और कहा जाता है कि भारत में तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अनेक बार इसमें परिवर्तन किया गया है। 2003 के आसपास ये करीब 6% भी रही है और 6.5% भी रही है। तो यह 2012 में 9.5% और 9% भी रही है, जो कि वर्तमान में 4.65 यानी 4.65% है। और ये जो बैंक रेट है यह किस तरह से कार्य करती है, इसके बारे में हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जब बैंक दर कम होती है तो सस्ती मुद्रा नीति कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि जब सस्ती साख नीति होती है, अर्थात बैंक दर जब कम होती है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का प्रसार होने लगता है, मुद्रा सस्ती मिलने लग जाती है। ब्याज दरों में कमी होने के कारण से बैंक दर कम होती है, बेस बैंक रेट कम होगी, तो बैंक रेट कम होने से व्यापारिक बैंकों की जो ब्याज दरें होती है वो कम होती है। ब्याज दर जब कम होती है तो दो तरह से इफेक्ट करती है। एक तरफ तो जो बचतें होती है वो हतोत्साहित होती है, तो लोग बैंकों में अपना पैसा नहीं रखने लगते हैं, और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर होते हैं या उधार लेने वाले होते हैं वो उनको सरल तरीके से मुद्रा अधिक मात्रा में भी सुलभ होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है? क्योंकि वो जो मुद्रा होती है वो कम ब्याज दर पर उनको मिलने लगती है। लेकिन इसके साथ ही जब बचतें हतोत्साहित होती है तो प्रोत्साहित करने के लिए भी व्यापारिक बैंक या केंद्रीय बैंक कुछ न कुछ नीति अपनाती है, और उसके तहत वो मांग जमाएं स्वीकार करती है, वहाँ पर रखती है। क्योंकि व्यापारिक बैंकों के पास में यदि मांग जमाएं या लोगों की बचतें जमा नहीं होगी तो वो ऋण देने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगी, इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसको सस्ती साख नीति कहा जाता है। और दूसरी तरफ बैंक दर अधिक होने पर उसको महंगी मुद्रा नीति, जब सस्ती साख नीति होती है, सस्ती मुद्रा नीति होती है तो वो चीप मनी पॉलिसी कहलाती है, और जब महंगी मुद्रा नीति होती है, जब बैंक दर अधिक होती है तो महंगी मुद्रा नीति कहलाती है, और इसको डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जब साख नीति महंगी होती है तो साख का संकुचन होने लग जाता है, अर्थात बैंक दर के अधिक होने से ब्याज दरों में
अधिकता आती है और जब ब्याज दर अधिक होते हैं तो ऐसी स्थिति में उधार लेने वालों की संख्या कम पड़ जाती है। तो जो मुद्रा की मात्रा होती है वह अर्थव्यवस्था में कम होने लग जाती है। इस कारण से बैंक दर में कमी या वृद्धि करके साख को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, दूसरी जो महत्वपूर्ण विधि है वह है खुले बाजार की क्रियाएं। अब खुले बाजार की क्रियाओं को सीधे सीधे शब्दों में हम कहते हैं तो बहुत इजी शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरी महत्वपूर्ण रीति है खुले बाजार की क्रियाएं, इसके अंतर्गत कहने को तो व्यापक अर्थों में तो हम ये कह सकते हैं कि खुले बाजार की क्रियाओं को केंद्रीय बैंक प्राथमिक परिसंपत्तियों यानी कि जो प्राइमरी असेट्स होते हैं जो सरकार के, जैसे सोना, विदेशी विनिमय, स्थिर ब्याज वाली प्रतिभूतियां, इन सब को खुले बाजार में बेचना और खरीदना। लेकिन व्यवहार में और ख़ास करके भारत में तो केंद्रीय बैंक द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियां, विशेषतः सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद फरोख्त ही किया जाता है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको ही बेचा और खरीदा जाता है। भारत में सोने और विदेशी विनिमय को खुले बाजार में भारत में खरीदा और बेचा नहीं जाता। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि भारत में जब भी खुले बाजार की नीति अपनाई जाती है, खुले बाजार की क्रियाएं की जाती है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको बेचा जाता है और उसके तहत ही साख को नियंत्रित किया जाता है। अब देखें कब बेचते हैं और कब खरीदा जाता है, तो उसके बारे में हम देखें तो जब जब मुद्रा की मात्रा को मार्केट से कम करना होता है, अर्थात साख के प्रसार को रोकना होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम करना होता है, तो ऐसे में प्रतिभूतियां बेची जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची जाती है व्यापारिक बैंकों के माध्यम से खुले बाजार में, जिससे जो गवर्नमेंट की जो प्रतिभूति होती है यानी जो सिक्योरिटीज होती है वो कागज़ों के रूप में, बॉन्ड के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में वो उनके लोगों के पास में या अर्थव्यवस्था के अंदर या आम जनता में वो पहुंच जाती है व्यापारिक बैंकों के माध्यम से या बैंकों के पास में या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पास में, जिसके फाइनेंस कंपनीज के पास में, और उनके बदले वह जब बेची जाती है तो वो कागज़ उनके पास में आ जाते हैं, मुद्रा है वो व्यापारिक बैंकों के माध्यम से केंद्रीय बैंक के पास में जमा हो जाती है। इस तरह से क्या होता है, जनता वो बैंकों से मुद्रा खींचकर केंद्रीय बैंक के पास आ जाती है, और दूसरी तरफ इससे मुद्रा प्रसार यानी मुद्रा की मात्रा में कमी आ जाती है, यानी साख जो है वो साख कम पड़ जाती है। यानी क्रेडिट का मतलब यहाँ पे सीधे मुद्रा से कह सकते हैं हम, तो मुद्रा की मात्रा कम पड़ जाती है। और दूसरी तरफ जब मुद्रा की मात्रा मार्केट में बढ़ा नहीं हो, बाजार में बढ़ा नहीं हो, अर्थव्यवस्था में बढ़ा नहीं हो, यदि मंदी का दौर आ रहा हो या इस तरह के कभी ऐसे हो, इन्वेस्टमेंट कमज़ोर हो रहे हो, हतोत्साहित हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में रोजगार में कमी आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में इन सबको बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए, रोजगार में, उत्पादन में, निवेश में वृद्धि करने के लिए मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए जब वो ओपन मार्केट के अंतर्गत अपने प्रतिभूतियों को केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के माध्यम से खरीदना शुरू कर देती है, जिससे जो कागज़ के रूप में या बॉन्ड के या सिक्योरिटीज के रूप में उनके पास जो लेटर आए थे या ऑर्डर थे या कागज़ थे, वो कागज़ वापस मार्केट से केंद्रीय बैंक के पास जाना शुरू हो जाते हैं, और केंद्रीय बैंक के पास में उसके बदले जो पैसे मुद्रा ली गई थी वो मुद्रा वापस मार्केट में आ जाती है, अर्थव्यवस्था में आ जाती है, तो जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। ये होती है खुले बाजार की क्रियाएं, और इस तरह से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को परिवर्तित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, साख को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है नकद कोषानुपात परिवर्तन, CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि केंद्रीय बैंक अपने संबद्ध बैंकों से उनकी जमाओं का एक निश्चित अनुपात नकद आरक्षित कोष के रूप में अपने पास जमा रखते हैं, ताकि केंद्रीय बैंक इन जमाओं का उपयोग सदस्य बैंकों को उधार देने, उनके बिलों की कटौती करने तथा उनके लिए क्लियरेंस हाउसेस समाशोधन गृह के रूप में उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ हो सके। इसलिए सदस्य बैंकों से
एक निश्चित अनुपात में, आरक्षित अनुपात में कैश रूप में केंद्रीय बैंक अपने पास में रखता है। अब इसको हम यूं देख सकते हैं कि हम यानी आम जनता के बैंक व्यापारिक बैंक होते हैं और वह अपना पैसा, मतलब जनता अपना पैसा बचत खाते या फिर करंट अकाउंट या फिर जिस रूप में वो रखना चाहे बैंकों के पास रख सकता है। इसी तरह से प्रत्येक बैंक जो भी बैंक के रूप में कार्य करना चाहती है उस देश के केंद्रीय बैंक में जाके उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उन सभी नियमों और उनका पालन करना पड़ता है और उसके तहत ही प्रत्येक केंद्रीय बैंक प्रत्येक व्यापारिक बैंक से, जो उसका सदस्य बैंक होता है, उससे एक निश्चित अनुपात में कैश अपने पास में, मांग जमाओं का अपने पास में एक कोष स्थापित करता है, एक खाता खोलता है प्रत्येक बैंक का और उसमें वो एक कोष के रूप में वहाँ पे एक निश्चित अनुपात में वहाँ पे रखना होता है। वर्तमान में जो अनुपात है वो 3% है, यानी कैश रिजर्व रेशियो 3%। इसका मतलब ये हुआ है प्रत्येक व्यापारिक बैंक को उनकी मांग जमाओं और सावधि जमाओं, चाहे एफडीओ या आरडीओ, इन सब का जो जितना भी जमा होता है उसका 3% केंद्रीय बैंक के पास में जमा रखना पड़ता है। अर्थात प्रत्येक व्यापारिक बैंक का केंद्रीय बैंक के पास में जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में व्यापारिक बैंक को प्राप्त होने वाली सभी प्रकार के जो खास करके मांग जमाएं और सभी प्रकार की नहीं जमाएं, दो तरह की जमाएं, विशेष करके मांग जमाएं और सावधि जमाएं, जो टर्म डिपॉजिट होती है और वो जो डिमांड डिपॉजिट होती है, उनका 3% व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास में रखना अनिवार्य होता है वर्तमान में। और इसका परसेंट अलग अलग समय में अलग अलग रहा है। कभी ये 10% भी रहा है, तो कभी ये 11% भी रहा है, कभी ये 5% भी रहा है, तो कभी 12%, 12.5%, 15% और तक भी रहा है। 94 में बताते हैं कि 15% इसका कैश रिजर्व रेशियो 15% हुआ करता था, यानी प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी मांग जमाओं और सावधि जमाओं का 15% केंद्रीय बैंक के पास में जमा रखना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में 3% ही है। जब कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि होती है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यापारिक बैंकों को अपनी मांग जमाओं का बड़ा हिस्सा या बड़ा अधिक मात्रा में केंद्रीय बैंक के पास में जमा रखना पड़ता है। तो ऐसे में व्यापारिक बैंकों के पास में उधार देने की क्षमता जो होती है वो कम पड़ जाती है, जिससे वो कम उधार दे पाते हैं, जिससे जब कम उधार दे पाते हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम होने लग जाती है। तो और इसी से इसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। जब CRR कम होता है, कैश रिजर्व रेशियो की जो दर होती है वो कम होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक बैंकों के पास में उधार देने के लिए अधिक कोष उपलब्ध होते हैं, इसलिए वो अधिक उधार देने के लिए, अधिक ऋण देने के लिए तैयार होते हैं, अधिक ऋण मार्केट में देते हैं, जिसके कारण से बाजार में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा का विस्तार होता है। तो CRR में कमी करके मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और CRR में वृद्धि करके मुद्रा की मात्रा को या साख की मात्रा को कम किया जा सकता है। और नेक्स्ट है तरल कोषानुपात परिवर्तन। तरल कोषानुपात को वैधानिक तरल अनुपात भी कह सकते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट रूप कहते हैं तो इजी होता है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो को जब हम CRR कहते हैं तो बहुत इजी आ जाता है, और जब वैधानिक तरलता अनुपात को SLR कहते हैं तो भी इजी समझ में आता है। तो वर्तमान में ये 18.5% है, 18.5% है। और ये जो SLR है यह वह अनुपात होता है जो केंद्रीय बैंक प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात में अपने पास, यानी उनके खुद के पास ही, बैंकों के पास ही, व्यापारिक बैंकों के पास में, जिनके पास में जमा है उनके पास ही एक निश्चित अनुपात में नकद कोष के रूप में रखने के लिए बाध्य करती है, रखना अनिवार्य होता है। क्यों होता है? ये वैधानिक मतलब कानूनी रूप से रखना अनिवार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोग अपनी जमाएं केंद्रीय व्यापारिक बैंकों के पास रखती है और व्यापारिक बैंकों से वो कभी भी वापस मांग सकते हैं, इसलिए एक निश्चित अनुपात व्यापारिक बैंकों के पास में सदैव तरल रूप में होना ही जरूरी है, होना कानूनी रूप से आवश्यक है।
इसलिए जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो ऐसे में जो मुद्रा की मात्रा है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसको बढ़ाकर और इसको घटाकर। जब ये बढ़ता है तो मुद्रा की मात्रा नियंत्रित होती है, जब ये घटता है तो मुद्रा की मात्रा और ज़्यादा विस्तार होता है। तो इस तरह से वर्तमान में ये 18.50 है और कभी कभी ये ऊंचा भी गया है। ये 36% भी रहा है, 38% भी रहा है और वर्तमान में ये 18.5% है, क्योंकि वर्तमान में उदार नीति अपनाई हुई है। खास करके कोरोना काल के बाद इसे और अधिक मौद्रिक नीति को और अधिक सरल कर दिया गया है, या यूँ कहिए कि जितने भी मौद्रिक नीति में जो उपाय हैं, जितने भी ये विधियां हैं साख नियंत्रण की, वो साख के विस्तार की ओर विस्तार को प्रेरित कर रही है। फिर नेक्स्ट है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। रेपो दर तो वह दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को, राज्य सरकारों को या वित्तीय संस्थाओं को या केंद्र सरकार ही हो, उन सबको जब उधार देती है तो जो ब्याज लेती है वह रेपो दर कहलाती है। ये 4.00% वर्तमान में है और रिवर्स रेपो रेट जो है वो है 3.35%। ये है जब केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से या वित्तीय संस्थाओं से जब ऋण लेता है और उसके बदले ब्याज देता है तो वह रिवर्स रेपो दर कहलाती है। ये 3.35% है। इस ई व्याख्यान में इतना ही। अगले ई व्याख्यान में जो इसका सब्सिक्वेंट पार्ट होगा उसमें हम गुणात्मक साख नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।